फिजियोथेरेपी की जब हम बात करते हैं बेसिकली इट्स ऑल अबाउट एक्सरसाइजेज। जब भी आपका कोई मसल पुल हो जाता है या आपके कोई मसल्स काम नहीं कर रहे होते, आपसे ठीक से चला नहीं जा रहा होता, अक्सर आपको डॉक्टर्स की जानिब से ये कहा जाता है कि दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द मसल वीकनेस, या आपके मसल्स जो है वो ठीक से काम नहीं करे। इसके लिए आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत है, वर्जिश की ज़रूरत है। अक्सर लोगों को शोल्डर का प्रॉब्लम हो जाता है, गर्दन का इशू हो जाता है। सो इन तमाम चीज़ों में फ़िज़ियोथेरेपी जो है ये एक बहुत कारआमद चीज़ है और बेसिकली इसमें तमाम चीज़ें जो हैं वो आपकी एक्सरसाइज से आके जुड़ी रहती हैं। एक मुस्तनद डॉक्टर होता है, मौलिज होता है, और वो आपकी हर जिस्म के हिस्से के हिसाब से आपकी एक्सरसाइज जो है वो करवाता है। फिजियोथेरेपी किन किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल हो सकता है, आसान एक्सरसाइजेस कौन सी हैं जो आप घर बैठे कर सकते हैं, जिससे ऑब्वियसली आप अपने कंधों को ठीक रख सकते हैं, आप अपनी गर्दन को ठीक रख सकते हैं, आप अपने जोड़ों को ठीक रख सकते हैं। इस सब पर आज हमने बात करनी है एंड वी आर हैविंग इन आवर शो फिजियोथेरेपिस्ट हैं डॉक्टर तैयब। डॉक्टर तैयब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सो आपको क्या लगता है फिजियोथेरेपी के, इफ़ आई वुड ask you what are the benefits of physiotherapy, how would you explain all these benefits? मैम, सबसे पहले तो इसका सबसे बेस्ट बेनिफिट ये है कि विदाउट मेडिसिन ये वर्क कर रहा होता है। ठीक है, आप आजकल आपको पता है कि मेडिसिन से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह होते हैं, लेकिन फिजियोथेरेपी हमारी एक ऐसी मेडिसिन की ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं, विदाउट मेडिसिन एक्सरसाइजेस के ज़रिए पेशेंट्स को ठीक कर रहे होते हैं। और इसमें क्या होता है कि हम लोग पेशेंट के जो वीक मसल्स होते हैं उसकी स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं, मोबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, उनके बैलेंस को इम्प्रूव करते हैं। वो किसके ज़रिए के फ़िज़िकल मेथड्स के ज़रिए। अब फिज़िकल मेथड्स हमारे पास कौन कौन से हैं, जैसे हीटिंग मेथड हो गया, कूलिंग मेथड हो गया, मसाज थेरेपी हो गई, हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेस वगैरह हो गई, फेशियल मसल रिलीज़ हो गए, सॉफ्ट टिश्यू रिलीज़ हो गए। तो ये सारे जो है वो हमारे पास हैंड एक्सरसाइज होती हैं और इसमें बेनिफिट्स ये आते हैं कि उनकी जो ब्लड सर्कुलेशन होती है वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाती है, उनकी जो पेन होती है वो रिलीव आउट होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जो पेन होती है वो बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक्सरसाइज प्लान, पूरा रिहैब प्लान करते हैं और पेन को जो है वो रिलीव आउट करते हैं बाय यूजिंग हॉट पैक और कोल्ड पैक। ठीक है, हॉट पैक के ज़रिए क्या होता है कि उसकी जो पेन है उसमें काफ़ी रिडक्शन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होती है और ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज़ होता है। तो इसमें जो है आजकल जो है इसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ आउट होता जा रहा है। पहले जो है आपको पता है जिस तरह फिजियोथेरेपी की अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अब जो है पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में सेटिस्फाइड भी हैं और सेशंस भी लेते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह विदाउट मेडिसिन एक्सरसाइज से ही ठीक हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, ये तो तमाम आपने बता दिया हॉट एंड कोल्ड थेरेपी। ये हॉट एंड कोल्ड थेरेपी ये बेसिकली फिजियोथेरेपी में क्या ये टर्म्स हैं, इनको भी एक्सप्लेन करें, क्योंकि मोस्टली ले मैन ऑब्वियसली वांट गेट इट कि ये कोल्ड थेरेपी क्या है, ये हॉट थेरेपी क्या है। तो इसको आप कैसे डिफाइन करें कि किस तरीके से ये थेरेपीज़ जो हैं वो की जाती हैं? मैम, इसका डिफरेंस आपको बता दें कि अगर किसी भी पेशेंट को इंजरी होती है या कोई एक्सीडेंट होता है या वूंड हो जाता है, ठीक है, उसके 24 से 48 आवर्स के दरमियान हम कोल्ड पैक यूज़ करते हैं ताकि उसकी जो पेन है या स्वेलविंग है उसे रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, उसकी जो पेन है या मतलब कि कोई भी सूजन टाइप है उसे हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। और हॉट पैक हम तब यूज़ करते हैं, इसका मेन डिफरेंस ही ये है कि जब इंजरी को हुए हुए 24 या 48 आवर्स से ज़्यादा हो जाए, यानी कि क्रोनिक कंडीशन में चले जाए। एक्यूट में हम लोग हॉट पैक यूज़ करते हैं और क्रोनिक में अगर 48 आवर्स से ऊपर चला गया इंजरी, यानी कि क्रोनिक स्टेज में जा रही, वीक्स हो गए हैं, तो उसमें हम लोग हीटिंग यूज़ करते हैं। अब हीटिंग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि ब्लड फ्लो जो है वहाँ इंक्रीज़ हो और इन्फ्लेमेशन जो है वो रिड्यूस हो। बिल्कुल ठीक हो गया। ये तो आपने डिफरेंस बिटवीन हॉट एंड कोल्ड थेरेपी इसको एक्सप्लेन कर दिया, बट हमें कैसे मालूम होगा कि किन कंडीशंस में हॉट थेरेपी करनी है, किन कंडीशंस में कोल्ड थेरेपी करनी है? बिकॉज़ मेरी अपनी फैमिली में एक एक्सपीरियंस था, शोल्डर का बहुत सवेयर इशू था। एक डॉक्टर के पास गए, उसने कहा कोल्ड थेरेपी करनी है। दूसरे डॉक्टर के पास, क्योंकि उससे आराम नहीं आया, दूसरे डॉक्टर के पास गए, उसने कहा नहीं, आपको किसने कहा था कोल्ड थेरेपी करनी है, ये तो हॉट थेरेपी करनी थी। उसने हॉट थेरेपी शुरू कर दी, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ा और फिर एक और मॉलेज के पास गए, करते कराते 5-6 फिजियोथेरेपिस्ट चेंज कर करके आखिरकार एक फिजियोथेरेपिस्ट से आराम आया। तो ये कैसे मालूम होगा कि कोल्ड थेरेपी करनी है या हॉट थेरेपी करनी है? क्योंकि हर डॉक्टर अपने हिसाब से लेकर चल रहा होता है और इस तमाम में बेड़ा गर्क जो होता है वो एक पेशेंट का होता है, क्योंकि उसको तो कुछ मालूम ही नहीं, उसको जो इंस्ट्रक्शंस मिलनी है ही इज़ गोइंग टू फॉलो ऑल दोज इंस्ट्रक्शंस। सो कैसे पता लगेगा? मैं बेसिकली जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर इनिशियल कंडीशन है
जिस तरह शोल्डर में पेन स्टार्ट हुई है आपकी, आपको अभी 1 वीक से कम का मतलब कि टाइम पीरियड है आपका, तो तब आपको डॉक्टर रिकमेंड करता है कि आपने कोल्ड पैक ही यूज़ करना है, ठीक है। अगर तो आपकी इंजरी जो है वो एक, आपने सुना होगा कि मतलब कि हमारे बड़ों में जो है वो काफ़ी देर से इंजरी चलती आ रही है, वो उसको ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं, उसमें 6 वीक्स हो जाते हैं, मंथ भी गुजर जाते हैं, ईयर्स भी गुजर जाते हैं, उसमें प्रेफरेबल हॉट पैक ही होता है, उसमें कोल्ड पैक यूज़ नहीं करना चाहिए। कोल्ड पैक सिर्फ यूज़ होता है इनिशियल इंजरी पे, जब इंजरी आपको हुई है या पेन स्टार्ट हुई है, देन यू विल हैव टू यूज़ इट। हॉट पैक आता है लेट स्टेजेस पे, क्रोनिक स्टेजेस पे। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इस सब के साथ साथ देखें मुख्तलिफ अमराज हैं, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हैं, मसल्स के भी मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हैं, कहीं पे जॉइंट का इशू आ जाता है, कहीं पर अक्सर लोगों की मैंने देखा है टांग की कोई नस जो है वो खिंच जाती है एंड दे आर अनएबल टू वॉक। किन किन बीमारियों में जो है हम फिजियोथेरेपी करवा सकते हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो उसमें फिजियोथेरेपी बहुत ज़बरदस्त किरदार जो है वो अदा करेगी? मैम सबसे ज़्यादा आपको पता है कि आजकल जो एडल्ट्स हैं वो मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। मोबाइल ज़्यादा यूज़ करने की वजह से टेस्ट नेक सिंड्रोम हो सकता है, ये एक कॉमन जो है वो डिज़ीज़ जो है वो आगे आ रही है। उसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग आवर्स अपने इंक्रीज़ करते हैं मोबाइल स्क्रीन पे, और हमारी जो नेक होती है वो डाउन फॉरवर्ड होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है हमारे नेक के मसल्स जो हैं वो वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जब नेक के मसल्स वीक होंगे, वो शोल्डर्स में पेन रेडिएट होगी, वो आपकी बैक पे पेन रेडिएट होगी, और उसकी वजह से क्या होता है कि आपके नेक मसल्स वीक होकर आपका जो है पोस्चर जो है उसमें एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं। उसके बाद सेकंड, हम लोग सबसे मेन चीज़ देखते हैं पेशेंट का ऑक्यूपेशन क्या है। ऑक्यूपेशन जो होता है मेन चीज़ होती है, उससे हम लोग डायग्नोज को जो है वो इजीली फैच आउट कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया, इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी यहाँ शो में मैं एक ब्रेक शामिल करना चाहूँगी। एक ब्रेक के बाद व्यूअर्स आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। स्टे विद अस एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। व्यूअर्स, हम फिजियोथेरेपी के बेनिफिट्स पर बात कर रहे हैं। किन किन बीमारियों में फ़िज़ियोथेरेपी जो है वो एक कलीदी किरदार अदा करती है। डॉक्टर तैयब हमारे साथ शो में मौजूद हैं। तैयब, बताइएगा किन किन बीमारियों में फ़िज़ियोथेरेपी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है? मैम, जिस तरह मैंने आपको बताया कि अडल्ट्स जो है वो मोबाइल फ़ोन का बहुत ज़्यादा यूजेज हो गया है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट आर्ट्स में वो यूज़ करते हैं, उसकी वजह से ये नेक के मसल्स जो हैं वो वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जब नेक के मसल्स वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनकी जो पेन है वो शोल्डर में भी रेडिएट होगी, बैक पे भी रेडिएट होगी, तो मसल्स वीक होने की वजह से पोस्चर एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं। सेकेंडली चीज़ ये है कि अगर आप हैवी लिफ्टिंग करते हो या मतलब कि लेबर्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा लो बैक पेन कॉमन होती है, क्योंकि वो हैवी लिफ्टिंग कर रहे होते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, और जो ब्रिक्स होती हैं उसे उठा के जो है वो अपनी बैक पे लेके जा रहे होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनका जो है वो डिस्क बल्ज हो जाती है, जिसकी वजह से उनको लो बैक पेन आती है। थर्डली जो है स्ट्रोक के पेशेंट्स में फिजियोथेरेपी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करती है। हम उनके हैंड मूवमेंट्स में, आर्म मूवमेंट्स में बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, उनके बैलेंस पे बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, क्योंकि उनके हैंड और आर्म की मूवमेंट्स बिल्कुल आपको पता है पैरालाइज्ड हो गई होती हैं। तो हम लोग उन्हें कहते हैं कि आप लोग थिंग्स जो हैं वो ग्रिप आउट करें, चीज़ों को पकड़ें, ठीक है, उन्हें मतलब कि अर्गोनोमिक्स गाइडलाइंस देते हैं। और फोर्थ ये है कि जो बैंकर्स होते हैं, जिनका काम ही जो है वो सिटिंग एंड जस्ट सिटिंग, और मतलब कंप्यूटर स्क्रीन पे आपने देखना होता है, तो उसमें ये है कि उनका भी जो है वो नेक पेन जो है वो मोस्ट कॉमन होती है, और लो बैक पेन जो होती है वो मोस्ट कॉमन होती है। तो हम लोग उन्हें गाइड क्या करते हैं, इसकी सबसे अच्छी गाइडेंस ये है कि हम लोग उन्हें अर्गोनोमिक गाइडलाइंस बताते हैं कि आपका पोस्चर किस तरह होना चाहिए, आपकी अलाइनमेंट किस तरह होनी चाहिए, जहाँ मतलब कि जिस वर्क स्पेस पे आप बैठ रहे हैं क्या उसकी चेयर्स आपके अलाइनमेंट के बराबर हैं या नहीं हैं। तो उसमें हम लोग फिजियोथेरेपी जो है मेडिकेटेड कुशन्स भी उनको प्रोवाइड आउट करते हैं, मेडिकेटेड चेयर्स प्रोवाइड आउट करते हैं, ताकि उनका जो पोस्चर है, अलाइनमेंट है, वो स्टेबल रहे। अच्छा, देखिए, क्या आप अपनी फील्ड से मुताल्लिक कोई वेलफेयर का काम भी कर रहे हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे ही फील्ड में एंटर हुए थे मेडिकल की, तो हम लोगों ने डॉक्टर्स के तमाम जो एक मतलब प्रोफेशनल टीम होती है उसे अपनी टीम में इंगेज किया हुआ, जिसमें जनरल फिजिशियन है, ऑर्थोपेडिक्स हैं, आई स्पेशलिस्ट है, गायनाकोलॉजिस्ट हैं। हम लोग क्या करते हैं, मेरी पूरी टीम है जो हर संडे को फ्री मेडिकल कैंप करती है, उन एरियाज़ में जाके जहाँ बिल्कुल भी डिस्पेंसरीज नहीं है, बहुत ज़्यादा पसमानगी है, वहाँ जाके हम लोग पेशेंट्स को जो है वो मेडिसिन प्रोवाइड आउट करते हैं, टेस्ट की सहूलियत प्रोवाइड आउट करते हैं। और एक ह्यूमैनिटी वर्क है, इसमें तमाम डॉक्टर्स, सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट नहीं, इसमें हमारे पास तमाम डॉक्टर्स की टीम मौजूद है, लैब टेस्ट इंगेज है हमारे साथ, उनकी टीम मौजूद है। तो हम लोग हर संडे जाके हर एरिया में, जैसे शादरा बैकवर्ड एरिया हो गया, काना नऊ हो गया, वहाँ जाके हम लोग
कैंप्स करते हैं और लोगों को जो है वो मेडिकल की सहूलियात मुहैया करते हैं। अच्छा देखें, ये आपने तमाम काम कहा कि यू हैव गॉट अ टीम और वो डिफरेंट एरियाज़ में जाती है, वहाँ लोगों को हेल्प आउट करती है, बट हाउ डू यू मैनेज योर एक्सपेंसेस? किस तरीके से फाइनेंशियल सर्कल ऑब्वियसली इन कैंप्स का भी अरेंज होता है, बिकॉज ऑब्वियसली लॉजिस्टिक्स तो इन्वॉल्व होते हैं, आना जाना एंड एवरीथिंग जो आप सामान वहाँ लेकर जाते हैं। तो इस सब को देखें, डॉक्टर्स तो आप वॉलंटरली ले सकते हैं, बट लॉजिस्टिक्स तो नहीं ना वॉलंटरली आ सकती, तो ये आपका सर्कल कैसे मैनेज होता है? मैम इसमें ये है कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से तो अभी कोई सपोर्ट नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं या डॉक्टर्स हैं, उन्हें पता है कि ये ह्यूमैनिटी वर्क किया जा रहा है, एक वॉलंटरीली वर्क किया जा रहा है, तो वो हमारे साथ सारे कोलैबोरेट करते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हमारे साथ कोलैबोरेट करती हैं, कम्युनिकेट करती हैं, तो हम मिलके जो है वो ये सारा अपना एक्सपेंस जो है वो मैनेज करते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इस सब के साथ साथ देखें, कुछ पेन्स ऐसी होती हैं जो किसी वैसे ही प्रॉब्लम की वजह से आ रही होती हैं, कुछ पेन्स ऐसी होती हैं जिसमें आपको आपका जो इलाज होता है वो एक अच्छी एक्सरसाइज में फिजियोथेरेपी के ज़रिए जो है वो मुमकिन होता है। हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस तकलीफ़ को जो है हमने मेडिसिन्स के ज़रिए क्योर करना है और इस डिज़ीज़ को हमने फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज के ज़रिए क्योर करना है? ये हम फ़र्क कैसे मालूम कर सकते हैं? यानी अगर मेरे नेक में बहुत शदीद दर्द है, अब मुझे कैसे पता लगेगा कि अगर मैं पेन किलर खाऊंगी तो ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, अब मुझे फिजियोथेरेपी की तरफ जाना है, तो ये मैं दोनों में फ़र्क कैसे कर सकती हूँ? मैम इसमें डिफरेंस ये होता है कि इसके पूरे एक SOPs होते हैं। इसमें जो है मतलब पेशेंट आता है, उसकी पूरा हिस्ट्री डेमोग्राफिक डाटा लिया जाता है कि पेन ओरिजिनेट किस लेवल से हो रही है और पेन की टाइप क्या है। तो जब पेशेंट से हम लोग सारा हिस्ट्री डेमोग्राफिक डाटा लेते हैं, पेन टाइप पूछते हैं, ये मेन चीज़ होती है हमारे SOPs में, कि हम लोग ये पूछते हैं कि आपको पेन शार्प है, नाइफ लाइक है। आपको पता है कुछ को बर्निंग होती है कि मतलब कैसे साड़ पड़ रहा होता है, या किसी को ऐसे वो पेशेंट ले लैंग्वेज में कह रहा होता है कि मुझे ऐसे लग रहा है जैसे चाकू खुब रहा है। तो ये हम लोग उससे पूछते हैं कि नाइफ लाइक है, मतलब किस तरह की आपको पेन है ओरिजिनेट हो रही है, और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं कि अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन में रहेंगे या आप वॉकिंग पोजीशन में रहेंगे तो आपकी पेन बढ़ जाती है, और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं कि अगर आप लाइंग पोजीशन में रहेंगे तो आपकी पेन रिलीव हो जाती है। आपने भी देखा होगा कि अगर आप मतलब कि एक दिन में हेक्टिक वर्क करते हैं तो आपकी पेन वगैरह काफ़ी फील हो रही होती है, लेकिन जैसे ही आप लाइंग पोजीशन में जाती हैं पेन जो है वो बेटर होना शुरू हो जाती है। तो ये कुछ रिलीविंग फैक्टर्स होते हैं और कुछ एक्सैक्रेटिंग फैक्टर्स होते हैं। अब कुछ पेन जो हमारे पास होते हैं, जैसे मतलब कि पेनक्रेटिक पेन होती है, गोल ब्लैडर पेन होती है, ठीक है, वो टिप ऑफ द शोल्डर पे आ रही होती है, ठीक है। इसी तरह कुछ डिफरेंट ओरिजिन्स होते हैं, उनसे हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये पेन किसी सिस्टमेटिक ऑर्गन की तरफ से आ रही है या ये मसल्स की पेन है। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं अपने SOPs के ज़रिए पेशेंट की डिटेल हिस्ट्री डेमोग्राफिक डाटा लेकर। बिल्कुल ठीक हो गया। और इस सब के साथ साथ देखें, कोई एक चंद ऐसी एक्सरसाइजेज जो आप हमें बताना चाहें जो हम शोल्डर की या नेक की कर सकते हैं, जिसके ज़रिए हम इन कॉमन बीमारियों से जो हैं, प्रॉब्लम से जो हैं, तकलीफ से जो हैं, वो दूर रह सकते हैं? यानी अब जिस तरीके से मैं बैठी हुई हूँ, या अक्सर ऐसे होता है कि रात को सोते वक्त मैं अपना फ़ोन इस्तेमाल कर रही हूँ, मतलब पिलो के नीचे हाथ रख के, एक हमारा वो एक टिपिकल स्टाइल होता है, वो अल्टीमेटली अक्सर आपको अपने शोल्डर पे स्ट्रेस फील होता है। हमें किस तरीके से अपना लाइफस्टाइल रखना चाहिए, किस तरीके से कोई छोटी मोटी एक्सरसाइजेस करते रहनी चाहिए जिस तरीके से लाइक वी कैन अवॉइड द मेजर इशू? मैम देखिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जो हैं वो बहुत एसेंशियल होती हैं, ठीक है। अगर आपने अपना ट्रीटमेंट जो है और एक फास्ट रिकवरी आपको चाहिए, उसके लिए सबसे बेस्ट जो होती हैं वो एरोबिक एक्सरसाइज होती हैं। अब एरोबिक एक्सरसाइज में हमारे पास सबसे बेस्ट जो एक्सरसाइज है वॉकिंग है। अगर एक पर्सन रोज़ 30 मिनट्स वॉक कर ले तो ये उसके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, उसके हार्ट के लिए। उसका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है, उसका मेटाबॉलिज्म मेंटेन रहता है। तो अब लोग ये समझते हैं, आजकल ट्रेंड ये चल चुका है, कुछ फीमेल्स मेरे पास पेशेंट्स आती हैं, वो कहती हैं सर हम घर में चल लेते हैं तो यही वॉक हो जाती है, मतलब हम काम वगैरह करते हैं तो सर यही सारा वो, तो ये वॉक नहीं है। आपने 30 मिनट्स अपनी वॉक पैटर्न को देना है, ठीक है। अब वॉकिंग जो है वो एक बहुत एसेंशियल एक्सरसाइज है और नो डिफ़िकल्ट, ये हर कोई कर सकता है। और सेकंड हमारे पास जो है वो है रनिंग, ठीक है। आप लाइट रनिंग से जो है वो मतलब कि स्टार्टअप लें और आहिस्ता आहिस्ता करके, कभी भी आपने कोई एक्सरसाइज करनी है, ये वर्ड्स को मैं बताऊं, तो एक्सरसाइज करने से पहले आपने हमेशा वार्म अप करना है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है वो फ़ौरन एक्सरसाइज को फॉलो कर लेते हैं, पहले वार्म अप नहीं करते। जिम जाते हैं, सबसे जो हाईलाइटेड डंबल होता है वो उठा लेते हैं और उसके बाद उसके मसल्स फटीग में चले जाते हैं।
तो आपने जब भी एक्सरसाइज करनी है पहले वार्म अप करना है। अब वार्म अप किस तरह करना है कि आपने वॉक कर लिया 1 to 2 मिनट्स, आपके मसल्स रिलैक्स हो गए, देन आपने अपना जो है वॉकिंग पैटर्न स्टार्ट कर दिया, एक्सरसाइज पैटर्न स्टार्ट कर दिया। अब हमारे पास वॉकिंग आ जाती है, रनिंग आ जाती है, स्विमिंग। स्विमिंग इज़ अ वेरी ग्रेट एक्सरसाइज फॉर योर कार्डियो। कार्डियो के लिए जो है, हार्ट के लिए जो है, आपके जो ब्लड प्रेशर मेंटेन के लिए है, आपके हेड के लिए है और आपके शोल्डर्स के लिए है, ये बहुत एसेंशियल है। आप देख रहे होते हैं जब आप स्विमिंग कर रहे होते हैं तो आपके शोल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, आपके आर्म्स इन्वॉल्व होते हैं, आपकी पूरी बॉडी पूरी उसमें बॉडी involve आपकी होती है। इन्वॉल्व होती है, हेड टू टो। और मेरे ख्याल में तो स्विमिंग के जरिए यू कैन इजीली मेंटेन योर वेट और इवन यू कैन लूज योर वेट। Yes. सो वेट मेंटेनेंस के लिए भी, वेट मैनेजमेंट के लिए भी स्विमिंग जो है इट्स द बेस्ट एक्सरसाइज। और इस सब के साथ साथ लाइक अगर हम बैठे हुए हैं, सो व्हाट आई फील के जब आपको थोड़ा सा कोई ब्रेक मिले तो अपने शोल्डर्स को जो है थोड़ा सा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज टर्न करना, लाइक स्ट्रेचिंग करना, ये आम सी चीज़ें हैं जो अगर आप अपने लाइफस्टाइल में इनको ऐड कर ले, अल्टीमेटली यू विल बी ऑल फाइन, यू विल बी हैविंग नो पेन और ऑब्वियसली यू विल स्टे स्मार्ट एंड हेल्दी। थैंक यू सो मच डॉक्टर तैयब फॉर बीइंग विद अस टुडे।